हाँ जी, कर लिया पुराना आप लोगों ने रिवाइज सारा? हलवन तक कर लिया सर रिवाइज। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या लिखवाया था आखिरी क्लास में, क्या पढ़ा था, याद दिलाओ। तब देवगिरी पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने। हम्म। ठीक है ठीक है। डालो अगली हेडिंग। अलाउद्दीन खिलजी। इसने लगभग 20 साल रूल किया था। ठीक है। इसका जो असली नाम था वो था अली गुरशास्प। लिख लो, हिज रियल नेम वाज अली गुरशास्प। था क्या ना, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन के अगर आप नेचर में देखेंगे, जो एक इसका व्यक्तित्व था उससे काफी अपोजिट और डिफरेंट था। ये बहुत ही ओवर इंपीरियलिस्टिक नेचर का था, मतलब अधिक साम्राज्यवादी, कि मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। तो इसके दो सपने थे। इसके सपने क्या थे कि मैं दो चीज तो करूंगा, एक तो मेरे को सिकंदर जैसा बनना है। सिकंदर था, सिकंदर का सपना था ना कि मैं दुनिया जीतूंगा। तो इसको सिकंदर की तरह दुनिया जीतनी थी, और इसने अपने आप को कहलवाया था सिकंदर सानी। सानी मतलब होता है दूसरा। जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई क्रिकेट में देखा जाए विराट और रोहित का कोई सानी नहीं है, मतलब इस जैसा कोई दूसरा नहीं है। सानी मतलब होता है दूसरा। तो ये दूसरा सिकंदर अपने आप को कहता था, सिकंदर सानी। दूसरा, ये एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था, न्यू रिलीजन। ये दो चीजें करना चाहता था। अच्छा, इसका एक दोस्त था उला उल मुल्क करके। उसकी ये बहुत बात मानता था और हर चीज में उससे राय मशवरा लेता था। अभी लिखना मत, तो सब लिखवा दूंगा, पहले सुन लो। हर चीज में उसकी राय लेता था। तो इसने अपने दोस्त से कहा कि यार मेरा क्या मन है, एक तो मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। आई वॉन्ट टू कनकर द वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। मैं एक नया धर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इसके दोस्त ने समझाया कि पहले तो तू दुनिया कनकर कर, दुनिया को जीत, ये धर्म वर्म तो बनता रहेगा। अच्छा, दुनिया जीतेगा कैसे भाई? दुनिया जीतेगा इंसान सेना के दम पे। कैसे जीतेगा? सेना, जब आपकी आर्मी स्ट्रांग होगी, मिलिट्री स्ट्रांग होगी। जितनी स्ट्रांग मिलिट्री उतना आपका एक्सपेंशन ज्यादा। एक्सपेंशन ज्यादा, आपकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी। जो इंपीरियलिस्टिक अप्रोच है आपकी, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसने आर्मी में बहुत सारे सुधार किए, हम आगे देखेंगे। उसके बाद उससे भी पार नहीं पड़ी। पैसा तो भी बहुत चाहिए भाई, दुनिया जीतना अपने आप में कोई आसान थोड़ी है। और दुनिया से पहले तुम्हें पहले पूरे इंडिया को जीतना पड़ेगा। इंडिया को जब आप जीत लेंगे तब तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कैसे चीजें हो? तो इसने धीरे धीरे और रिफॉर्म्स किए। इसने कुछ मार्केट रिफॉर्म्स किए, रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, कि पैसा होगा तभी फौज बढ़ेगी और उसी से हम ये चीजें कॉन्कर करेंगे। तो और दूसरी चीज, हुआ क्या, जब ये दिल्ली आया था तो लोगों को बड़ा इससे गुस्सा, कि भाई एक तो तूने अपने चाचा को नहीं छोड़ा, इसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था धोखे से और खुद गद्दी में बैठ गया। तो दिल्ली की जनता में और जो वहाँ के अमीर उलेमा पुराने थे उनमें बहुत ज्यादा रोष था अंदर से, कि ये आदमी सही नहीं है। तो लोगों ने भी इसके कहा, जो इसके साथ के थे उन्होंने कहा कि अभी आप दिल्ली मत जाओ, और अगर जा भी रहे हो तो आपको एक बड़ी सेना की जरूरत है, क्योंकि वहां तो लोग बिल्कुल हाथ में पत्थर छुरे लेके बैठे हुए हैं आपके लिए। उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा, मुझे सेना की भी जरूरत नहीं। ये दिल्ली गया और इसने चांदी के सिक्के लोगों में बांटने शुरू किए। अब जिन लोगों के हाथ में पत्थर थे उन्होंने पत्थर फेंके और सिक्के पकड़ने लगा। क्योंकि हम जानते हैं वैसे भी दिल्ली की जनता को हमेशा से ही फोकट की चीजें पसंद है। तो ऐसे ही इसने अपना राज्य वहां स्थापित किया। और आगे हम देखेंगे कैसे कैसे इसने जो भी रिफॉर्म्स किए हैं, इसके खिलाफ क्या किन लोगों ने रिवोल्ट किए हैं, विद्रोह किए हैं, फिर इसने कहाँ कहाँ इसके मिलिट्री कैंपेन्स रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो लिखना शुरू करो पहला पॉइंट। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? एस सर यस आ रही सर, है। यस सर, तो यस सर। लिखो पहला पॉइंट। ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज अंकल जलालुद्दीन खिलजी। इसका पालन पोषण इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल जलालुद्दीन खिलजी।
इसका पालन पोषण इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। अर्लियर ही वॉज गवर्नर ऑफ कारा। इंग्लिश वाले कारा लिख लेना, वैसे हिंदी वाले लिखना कड़ा। जगह का नाम है कड़ा, ये इलाहाबाद के पास पड़ती है, प्रयागराज लिख लेना। सर क्या बोला आपने अर्लियर? अर्लियर ही वॉज गवर्नर ऑफ कारा। इससे पहले ये कड़ा का प्रशासक होता तो कड़ा का प्रशासक था। अर्लियर ही वॉज गवर्नर ऑफ कारा, इससे पहले ये कड़ा का प्रशासक था। अगला लिखो। While entering in Delhi, he distributed silver coins among public. While entering in Delhi, he distributed silver coins among public. अगला लिखो। He decided to revive Balban's policy of ruthless governance. इसने बलबन की क्रूर शासन की नीति को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। He decided to revive Balban's policy of ruthless governance. लिख लिया? यस सर। He confiscated, next point लिखो, he confiscated the properties of nobles. इसने अमीरों की संपत्ति को जब्त कर लिया। He confiscated the properties of nobles. इसने अमीरों की संपत्ति को जब्त कर लिया। आगे लिखना। He always gave special attention to suggestion of his friend Ula ul Mulk. He always gave special attention to the suggestion of his friend Ula ul Mulk. यह हमेशा अपने मित्र अला उल मुल्क, अला कर लेना इसको यार, अला उल मुल्क है नाम। इसने हमेशा अपने मित्र अला उल मुल्क के सुझावों पर विशेष ध्यान दिया। He always gave special attention to the suggestions of his friend Ala ul Mulk. लिख लिया? अगले लिखो। He had two dreams. इसके सर दो एक सपने बार थे। बोलिए ना। इसने हमेशा अपने मित्र अला उल मुल्क के सुझावों पर विशेष ध्यान दिया। He always gave special attention to suggestions of his friend Ala ul Mulk. इसके दो सपने थे। He had two dreams. He wanted to conquer the world. He wanted to conquer the world. यह संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था। या डायरेक्ट लिख लेना हिंदी वाले, विश्व विजय। और दूसरा नए धर्म की स्थापना। He wanted to establish new religion. यह संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था और दूसरा नए धर्म की स्थापना। He wanted to conquer the world, new establishment of new religion. इसी में लिखना therefore he adopted the title of सिकंदर सानी। इसलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। इसलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट लिखो। He separated religion from politics. इसने धर्म को राजनीति से अलग किया। He separated religion from politics.
इसने धर्म को राजनीति से अलग किया। इसका ये मानना था, मतलब ये बिल्कुल जो कट्टरपंथी पे नहीं था ये, दो अपने आप को ये सच्चा मुसलमान कहता था, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता था, लेकिन ये कहता था मेरे लिए और मेरे राज्य के लोगों के लिए और मेरे शासन के लिए जो चीज सही होगी मैं वो करूंगा। गीता सॉरी कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो बाद में देखेंगे इसने उलेमाओं को भी काफी डिग्रेड कर दिया था, उनकी नहीं सुनता था ये। ठीक है, इसी में एक सब पॉइंट बना के लिखो, इंक्लूडेड नॉन टर्क्स इन हिज सर्विस। इसने गैर तुर्कों को भी अपने सेवा में शामिल किया या अपने कोर्ट में, अपने दरबार में शामिल किया। इंक्लूडेड नॉन टर्क्स इन हिज कोर्ट। इसका कहना था, एक स्टेटमेंट लिखना, इसका कहना था कि मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है इस्लामिक नियमों के मुताबिक, पर मुझे जो सही लगता है अपने लिए और मेरे शासन के लिए, मेरे लोगों के लिए, मैं वही करूंगा। I do not know if this is lawful or unlawful according to the Islamic law. I do whatever I think to be good for the state. हिंदी वाली लिख लो, इसका स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना। मुझे नहीं पता कि इस्लामी कानूनों के मुताबिक क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता कि इस्लामिक नियमों के अनुसार क्या सही है क्या गलत है। मुझे मेरे राज्य के लिए जो सही लगता है मैं वही करता हूं। सर हाँ बताइए। सर जैसे इसका ये जो था कि इसे एक न्यू रिलीजन बनाना था, तो मतलब कोई स्पेसिफिक था कि उसे ऐसा रिलीजन ही चाहिए था, मतलब इस्लाम में जो उसे नहीं मिल रहा था, या फिर कोई स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट थी उस रिलीजन के लिए? वो रिक्वायरमेंट भी उसी के साथ दफन हो गई एक्चुअली, वो जब तक बना था, क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था ना कि पहले तुम जग जीतो, दुनिया जीतो, उसके बाद वो बनाना। तो वो जो उसका एक सपना था, जग ही पहले तो पूरा नहीं जीत पाया है, देखेंगे आगे हम जब पढ़ेंगे। 1326 में तो चला ही जाता है ये यहाँ से, और उसके बाद 1316 में सॉरी, और 1320 में नई डायनेस्टी आ जाती है। तो वो नया धर्म ऐसा नहीं बना पाया, तो ये राज भी उसके साथ दफन हो गया कि कौन सा ऐसा वो बनाना चाहता था नया धर्म, है ना। जी किसका डाउट था ये? सर इतिशा। अच्छा ठीक है, अगला लिखो, ही रिफ्यूटेड द सुजरेनिटी ऑफ कैलिफ। इसने खलीफा की प्राथमिकता को नकार दिया। इसने कहा मैं नहीं मानता खलीफा कौन है, ठीक है अपने वहां रहते हो वहां रहो, मेरे राज्य में किसी के कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगा। ही रिफ्यूटेड द सुजरेनिटी ऑफ, स्पेलिंग लिख लेना भाई सही, ऑफ कैलिफ। इसने खलीफा के आधिपत्य को या प्राथमिकता को नकार दिया। डिड नॉट अलाउ एनी पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट। और इसने राज्य के बाहर की किसी भी शक्ति को मानने से इनकार कर दिया। जैसे एग्जाम्पल में लेना उलेमा, मैंने बताया ना उलेमाओं का भी काफी इंटरफेरेंस रहता था, जो धर्म गुरु होते थे। लिख लिया। एक काजी थे, बयाना एक जगह पड़ती है, इधर आगरा से जब आप जयपुर की तरफ पढ़ेंगे ना, भरतपुर की तरफ, तो मतलब यूपी में पड़ती है बयाना, तो लिख लेना काजी मुंगिस थे। कौन थे? मुंगिस। His conversation with काजी मुंगिस of बयाना is very famous. काजी मुंगिस के साथ इसका संवाद काफी प्रसिद्ध है।
बयाना के थे ये। सर एक बार और बोलिए ना। काजी मुंगीस के साथ इसका संवाद काफी प्रसिद्ध है। वही हुआ, कुछ नहीं था इसमें। वही बात थी, ये काजी साहब थे और इन्होंने कहा कि भाई आप सुल्तान हिंद है, आपको लेकिन जो अपना राज्य में नीति लागू करे या जो भी आप अपना शासन करें, जो भी रूल हो, बस किताब के तहत हो। किताब मतलब कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान के तहत तब होना चाहिए। तो इसने कहा नहीं, मैं वही करूंगा जो मेरे और मेरे राज्य के हित में होगा। मैं इसको इज्जत पूरी करता हूँ लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। एक इसका काफी फेमस एक और है, आई वो, किंगशिप नोज नो किनशिप। किंगशिप नोज नो किनशिप। बादशाहत भाईचारे को नहीं देखती कि ठीक है हम सब मुस्लिम भाई हैं लेकिन मैं पहले बादशाह हूँ, सुल्तान हूँ यहाँ। तो उसमें ये सब कुछ नहीं चलेगा, जो मुझे सही लगेगा, जो मेरे राज्य के लिए फायदेमंद होगा, मैं वो चीज करूंगा। ठीक है। सर ये बयाना क्या है? जगह का नाम है जहाँ के काजी मुंगिस थे, यूपी में पड़ती है, आगरा के पास। एक और है, लिख लो आगे। इससे वैसे क्वेश्चन शायद ही पूछे, तो सिर्फ पॉइंट्स के तहत लिख लो, इसमें कोई ऐसी स्टोरी लाइन कुछ खास है नहीं। रिवोल्ट्स अगेंस्ट अलाउद्दीन, कुछ लोगों ने रिवोल्ट्स किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह। 4 पॉइंट लगा के लिख लेना। पहला लिखो, रिवोल्ट ऑफ मंगू खान, मंगू खां का विद्रोह। क्योंकि ये सब चाहते थे कि कोई भी चीज चले तो प्रॉपर इस्लामिक लॉज के हिसाब से चले, और इसने मना कर दिया था। तो समय समय पे कई लोगों ने, इसके अमीरों ने इसके खिलाफ ही बगावत करी, लेकिन इसने सप्रेस कर दिया था उसको। एक नवीन मुसलमानों का विद्रोह, हमने पढ़ा था ना, जो मंगोल्स थे 3-4 हजार जो रुक गए थे जब जलालुद्दीन के टाइम पे, तो उन्होंने, देखेंगे आगे जाके 1299 में जब इसका अलाउद्दीन का गुजरात कैंपेन होगा, तब वहां पे के हबरू करके एक है, एक और है, वो विद्रोह कर देंगे, आगे देखेंगे हम। रिवोल्ट ऑफ न्यू मुस्लिम्स, नवीन मुसलमानों का विद्रोह, नवीन मुसलमानों का विद्रोह। अगला लिखो, रिवोल्ट ऑफ हाजी मौला। ये उसी के भाई थे जो पिछले सिद्दी मौला थे ना पिछले वाले, जलालुद्दीन ने जिनको जहर दे के मार दिया था। हाजी मौला का विद्रोह। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन अगर बन भी गया, हम कह रहे हैं बुरी भी किस्मत रही हमारी, बन गया, तो उससे सिर्फ यही पूछेगा कि इनमें से किस किसने अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, एमसीक्यू बन गया। अब उसमें ऑप्शन वो दे देगा, हाँ, नवीन मुसलमान, मंगू खां, और चौथा दे देगा सिद्दी मौला। तो आपको पता है भाई, सिद्दी मौला ने तो जलालुद्दीन का टाइम किया था, तो यही आंसर गलत हो जाएगा, इस पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, बेसिकली प्री स्पेसिफिक है, और मतलब कुछ नहीं है इसमें। आगे एक चीज और लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी डिड 4 रिफॉर्म्स टू स्टॉप दीज रिवोल्ट्स। अलाउद्दीन ने इन विद्रोहों को रोकने के लिए 4 सुधार किए। सर कैन यू रिपीट दिस लाइन अगेन? श्योर, लिखिए क्या लिखवाया था, रिफॉर्म्स वाला को था, लिखो, अलाउद्दीन डिड 4 रिफॉर्म्स टू स्टॉप दीज रिवोल्ट्स या टू टैकल दीज रिवोल्ट्स। अलाउद्दीन ने इन विद्रोहों को रोकने के लिए 4 सुधार किए। सर इसके बाद ही वाला लिखिए। हाँ, ये 4 रिवोल्ट्स थे, जैसे मैंने लिखा रिवोल्ट्स अगेंस्ट अलाउद्दीन, इसी में एक स्टार लगा के लिख लो पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी डिड 4 रिफॉर्म्स टू स्टॉप दीज रिवोल्ट्स। अलाउद्दीन ने इन विद्रोहों को रोकने के लिए 4 सुधार किए। अब इसमें लिखना पहला पॉइंट, 4 जो सुधार है वो कौन कौन से हैं वो लिख लो। इसने अमीरों के अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया। He removed all sources of extra income of amirs. इसने अमीरों के
अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया। इसने बोला अच्छा जी विद्रोह कर रहे हो, अब देखता हूं तुम लोगों की ऊपरी कमाई क्या क्या है, कहाँ कहाँ जाके तुम पैसा लोगों से ऐंठते हो। पूरा इसने आगे हम देखेंगे, इसने स्पाई सिस्टम बहुत जबरदस्त किया। हर चीज का एक स्पाई का एक अलग डिपार्टमेंट खोला, फिर ये आगे मार्केट रिफॉर्म्स करेगा, उसमें कई सारी चीजें आई। तो पहला इसने क्या किया, इनकी ऊपरी इनकम बंद करवाई। इसने अमीरों के अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया। ही रिमूव्ड ऑल सोर्सेज ऑफ एक्स्ट्रा इनकम ऑफ अमीर्स। ही रिमूव्ड ऑल सोर्सेज ऑफ एक्स्ट्रा इनकम ऑफ अमीर्स। इसने अमीरों के अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया। अमीरों मतलब अमीर लोग, पैसे वाले नहीं। पता है ना, मैंने बताया था जो उसके दरबार में होते थे, एलीट क्लास, सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स, उस टाइप के। ही बैंड एल्कोहल। इसने सेकंड लिखो, इसने शराब पर प्रतिबंध लगाया। इसने कहा कोई अमीर शराब नहीं पिएगा, चाहे उसके घर पे पार्टी हो कुछ हो, नो एल्कोहल। ही बैंड एल्कोहल। इसने शराब पर प्रतिबंध लगाया। तीसरा लिखो, मैट्रिमोनियल रिलेशंस बिटवीन अमीर्स। मतलब भाई कई सारे अमीर हैं, ठीक है, तो ये आपस में भी तो रिश्तेदारी कर लेते थे कि भाई इसकी बेटी की इसके बेटे से शादी हो गई, तो वो सब भी इसने करना। मेरी बिना इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। तुम मान लो ये मेरा पूरा एक शासन है, ठीक है, ये इसका राज है। एक अमीर यहाँ तैनात है, एक अमीर यहाँ है, एक यहाँ है, सुल्तान यहाँ बैठा हुआ है। अब ये क्या किया इन लोगों ने, इसने और इसने समधी बन गए दोनों, अपने बच्चों की शादी कर दी। ऐसे ही इसने इसने तो इसका कांटेक्ट इस अमीर से भी तो हो गया। यानी इस बंदे का जो थोड़ा बहुत भी प्रभाव है वो अपने एरिया में भी है और भाई अपने समधी के एरिया में भी है, सिमिलरली इसका भी है। तो इसने कहा ना, ये सब नहीं चलेगा, तो तुम लोग करते हो, अगर करोगे भी तो बिना मेरी इजाजत के नहीं, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो लिखो, अमीरों में वैवाहिक संबंध सुल्तान की अनुमति से ही संभव थे। अमीरों में वैवाहिक संबंध सुल्तान की अनुमति से ही संभव थे। मैट्रिमोनियल रिलेशंस among या between amirs was possible only with the permission of sultan. Matrimonial relations between amirs was possible only with permission of sultan. अमीरों में वैवाहिक संबंध सुल्तान की अनुमति से ही संभव थे। अमीरों में वैवाहिक संबंध सुल्तान की अनुमति से ही संभव थे। Matrimonial relations between amirs was possible only with prior permission of sultan. अगला, he revived spy system. इसने गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया। इसने गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया। He revived spy system. सर दुरुस्त यानी मजबूत। हाँ, बहुत तगड़ा। या आप ऐसा लिख लो, इसने गुप्तचर व्यवस्था को कठोर रूप से लागू किया, एक नए लेवल पे, नए स्तर पर जाके। अच्छा, होता क्या था ना कि भाई एक परमानेंट आर्मी नहीं थी। मतलब होता क्या था, जैसे ये इसके अमीर हैं या भाई एक, मतलब वो टर्म तो यहाँ नहीं यूज होती, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये मान लो इसका स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे सुल्तान बैठा हुआ है, ये हो गया सुल्तान। यहाँ भाई आसपास अमीर से, उनके अपने एरिया हैं, या जागीरदार कह लो, कुछ भी कह लो, उनको एरिया दिया गया है। इन सब के पास अपनी छोटी छोटी आर्मी, इनसे कहा गया तुम अपनी अपनी आर्मी एक मेंटेन करोगे, मैंने बताया था ना। अब होता क्या था कि सपोज करो आर्मी मेंटेन करने को कहा गया, इनको पैसे भी दिए गए। ये जो अभी तक पहले चलता आ रहा था कि भाई इकता सिस्टम लागू था, इसने इकता सिस्टम को भी हटा दिया था, मैं आगे लिखवाऊंगा। तो उसमें क्या होता था कि यहाँ से ये टैक्स लेते थे
और अपना जो भी खर्चा होता था वो निकाल के बचा हुआ सुल्तान को दे देते थे। तो आर्मी मेंटेन करने के लिए बेसिकली उस टाइम क्या थी, कैवलरी, घुड़सवार। तो क्या किया, घोड़ा जब सुल्तान कभी आया इंस्पेक्शन करने इस बंदे के पास, तो देखा भाई सारे घोड़े बड़े अच्छे अच्छे हैं, अच्छी नस्ल के, 10 पैसे का एक घोड़ा मान लो उस टाइम के हिसाब से। सुल्तान चला गया। अब सुल्तान कहाँ ही आ रहा है इतना, उसको क्या टाइम थोड़ी है कि हर किसी के पास जाएगा, कभी 2 3 4 साल में एक बार आ गया इंस्पेक्शन करने। ये क्या करता, या तो इसको बेच देता, बाजार जाके ये हष्ट पुष्ट घोड़ा इसको बेच दिया इसने 7 पैसे में, ठीक है, मतलब गलत क्या गया, 7 पैसे क्यों, 10 पैसे घोड़ा था, इसको 10 पैसे में ही बेच दिया, और 3 पैसे का एक खच्चर ले आया, या छोटा बिल्कुल पतला मरियल सा घोड़ा जो बिल्कुल मरने वाला हो, तो 7 पैसे का उसको मुनाफा हो गया। तो ये अपने जेब गरम करते रहे। या क्या होता, अब मान लो सुल्तान फिर इसके पास आ रहा है 2 साल बाद, इसके पास तो घोड़े ढंग के हैं नहीं, तो अपने बगल वाले से कहता था यार तू अपने वाले घोड़े भिजवा दे मेरे यहाँ। सुल्तान आएगा तो देखेगा अरे हाँ ठीक है, ऐसा चलता रहता था। तो प्रॉपर नहीं था। सुल्तान को भी लगता था कि हम कहीं जाते हैं, जब हमने आर्मी रिक्रूट करी तब तो ये सब बड़े अच्छे लोग भी ऐसे ही, मान लो ये एक कमांडर है, जब सुल्तान ने रिक्रूट किया तो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट, बाद में जब ये करप्ट हो गए, पैसे कमाने लगे, तो ये दारू पी पी के पड़े रहते थे, इनकी हेल्थ खराब हो गई, लड़ने के काबिल नहीं। तो सुल्तान ने कहा, अलाउद्दीन को लगा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, ये लोग धोखा दे रहे हैं, मैं जब जाता हूं तो आस पड़ोस वालों से अच्छे घोड़े मांग के मुझे वो दिखा देते हैं, और बाद में फिर इनके पास बचते वही खच्चर है। तो ये तो एक इस व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा, बढ़िया करना पड़ेगा। देयर इज अ सीरियस नीड ऑफ रिफॉर्म्स इन मिलिट्री ऑफ आवर स्टेट या आवर किंगडम। तो इसने क्या किया, इसने एक तो दाग और एक चेहरा या हुलिया, चेहरा लिख लो हुलिया, ये प्रथा प्रारंभ करी, ये प्रथा कह रहा हूं, प्रथा मतलब ये पॉलिसी लाया, इस चीज को लागू किया। दाग क्या, जितने भी घोड़े हैं उनपे एक स्टैंप, एक इंस्क्राइब करके कुछ निशान बनाया जाएगा, और हर घोड़े पे अलग होगा। मान लो इस पे नंबर 1 लिखा है, अगले पे 2 3 ऐसे कर करके 5,000 7,000, तो हर घोड़े पे नंबर होगा। तो ये मान लो किसी गांव में गया या किसी जागीरदार के पास गया जिसके पास घोड़े का नंबर होना चाहिए 3,000, अब वो नंबर 3 वाला तो नहीं रख सकता ना, उसे पता चल जाएगा कि इतने नंबर के घोड़े, नंबर 1 से लेके नंबर 100 के घोड़े जो हैं वो इस वाले के पास है, नंबर 300 से लेके 350, ये छोटा एरिया, इसके पास 50 51 ही घोड़े हैं, ये इस वाले के पास है। तो उनपे सिंपल भाषा में समझो नंबरिंग करवा दी घोड़ों पे। ऐसे ही सबका बिल्कुल, आप जैसे आज के टाइम में समझो आधार कार्ड, सबका चेहरा हुलिया सब लिखवाया गया, अच्छा ये ऐसे दिखता है, ये नाम है, ये इसके बाप का नाम है, सब कुछ, कि लोग घपला ना कर पाए कि मान लो मैं आया देखने, तो जो दुबले पतले मरियल सैनिक थे वो तो अंदर छुपे हुए, दूसरी जगह से हष्ट पुष्ट या अपने ही घर के कोई उसका छोटे भाई हो जो कसरत करते हैं उनको लगा दिया। तो इसने ये दाग चेहरा सिस्टम लागू किया, जिससे आर्मी में रिफॉर्म्स हुए। बाद में इसने कहा कि एक परमानेंट आर्मी होगी, अब अभी तक परमानेंट आर्मी नहीं थी। जब राजा को सुल्तान को जरूरत पड़ती थी, ऑफ कोर्स इसके पास एक थोड़ी बहुत रहती थी, लेकिन बाकी जो जमींदार या इक्तादार थे वो यहाँ पे सप्लाई करते थे, और फिर ये कोलैबोरेटली एक साथ मिलके कहीं आक्रमण करते थे। तो उसने कहा नहीं, अब एक हमें स्टैंडिंग आर्मी चाहिए। अच्छा भाई, जब आर्मी चाहिए तो भाई सैलरी भी दोगे। अभी तक क्या होता था, सपोज करो ये राजा है, अपनी आर्मी के साथ कहीं भी अटैक करने गया, अब जब यहां से जो लूट मिली, जो लूट करके ये लोग आए, उसी को ये आपस में इन सब में बांट देता था। अब इसने क्या कहा कि नहीं, अब एक भैया फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, ऐसे काम नहीं बनता, फिक्स्ड सैलरी होनी चाहिए, इसमें उनको पूरा डीए वीए डियरनेस अलाउंस और सब कुछ मिला करेगा। तो इसने फिक्स सैलरी देना शुरू करी। अच्छा, जो ये मैंने बताया ना लूट होती थी, इसको बोलते थे वॉर बूटी, ये आप कह सकते हैं हिंदी वाले युद्ध लूट। तो ये पहले लगभग ऐसा रहता था, मान लो राजा ने मतलब पूरी एक सेना ने अटैक किया, तो ये पूरा वहां से खजाना या जो भी रिसोर्सेज लेके आए, उसका 80% तो वॉर बूटी, मतलब पूरी वॉर बूटी का 80% जो होता था ये तो सैनिकों में बट जाता था।
तो ये 80% तो सैनिकों को मिलती थी पहले। जो भी ये वॉर बूटी है, जो भी ये लूट का माल है, जहां से ये लूट के लाए हमला करके, उसका 80% तो सैनिकों को मिलता था, वो आपस में बांट लेते थे। और जो 20% होता था, ये राजा सुल्तान अपने पास रखता था। अब हो क्या गया, अब इन्होंने यहाँ ला दी फिक्स सैलरी। तो इसको इसने बदल दिया, इसने कहा 80% तो रखेगा राजा, और जो 20% है वो रखेंगे सैनिक, क्योंकि भाई सैनिकों को तो फुल फिक्स सैलरी भी मिल रही है। इस फिक्स सैलरी के अलावा ये 20% और रख लो। और भाई राजा को अब जरूरत भी ज्यादा है, सुल्तान को जरूरत ज्यादा है, क्योंकि उसको सैलरी देनी है। तो 80% जो इस लूट का, ये वॉर बूटी जो होती थी, जिसको हम देखेंगे टर्म यूज किया जाता है खुम्स, जो ये खुम्स होता था, इसका 80% अब राजा रखने लगा, सुल्तान 20% सैनिकों में बांट दिया जाता था। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना, इसमें कोई डाउट है भाई? कोई डाउट सर इसमें? आ गया सर समझ में। ठीक है, तो लिखो अगला। आर्मी रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये आर्मी जो भी लिखा है लिख लो। सैनिक सुधार, पहला पॉइंट लिखो। ही रिक्रूटेड परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, इसने नियमित सेना का गठन किया। इसने नियमित सेना का गठन किया। ही रिक्रूटेड परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, लिख लिया? अगला लिखो। यस He started giving salary to army personnel in cash. इसने सेना को नकद वेतन देना आरंभ किया। नकद के नीचे अंडरलाइन कर लेना, कैश के नीचे। सर एक बार रिपीट कीजिए। इसने सेना को नकद वेतन देना आरंभ किया। He started to give salary to army personnel in cash. He started training of soldiers. इसने सैनिकों को प्रशिक्षित किया, या प्रशिक्षण देना शुरू किया। He started training soldiers. इसने सेना को प्रशिक्षण दिया। जल्दी जल्दी लिखो, आज बहुत कवर करना है, बहुत लिखना है आज। अगला लिखो। He gave 20% खुम्स। He gave 20% खुम्स to soldiers. इसने सैनिकों को 20% खुम्स दिया। सर खुम्स का मतलब बताऊंगा, अभी तो बताया क्या, सुना क्या फिर अभी जब मैं ऊपर बता रहा था? ये वॉर बूटी, सर ये वॉर तो बूटी ही है। हाँ उसी का टर्म होता है। अभी इसके बारे में अलग से भी लिखवा दूंगा। चलो, युद्ध लूट, कहीं आप आक्रमण करते हैं, वहां से जो माल लूट के लाते हो, उसको खुम्स कहा जाता है। जब मैंने अभी पूछा था समझ में आ गया, तो कोई भी नहीं बोला, बता दिया करो, नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगा। ही गेव 20% खुम्स टू सोल्जर्स, इसने सैनिकों को 20% खुम्स दिया। अगला, ही इंट्रोड्यूस्ड दाग एंड चेहरा सिस्टम, हुलिया भी लिख सकते हो, कुछ किताबों में हुलिया लिखा देगा, मतलब एक ही है। इसने दांत व चेहरा आरंभ किया। ही स्टार्टेड दाग एंड हुलिया सिस्टम। एक पॉइंट अलग से इसी में लिख लो। ही स्टार्टेड टू राइट अबाउट
हुलिया ऑन सोल्जर्स ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का हुलिया लिखवाना आरंभ किया। कैसे इसके हाव भाव में कैसे दिखता है, आईब्रो कैसी है इसकी, कोई कट लगा है, आंख कैसी है, सब कुछ प्रॉपर स्कैनिंग जिसको कह सकते हैं आप। आज के टाइम पे थंब प्रिंट वो होता है ना, थंब इम्प्रेशन, वैसा। सैनिकों का हुलिया बायोमेट्रिक है। लिखवाना आरंभ किया। ही स्टार्टेड टू राइट अबाउट हुलिया ऑफ सोल्जर्स। अगला, ही स्टार्टेड मार्किंग ऑफ हॉर्सेस। मार्किंग को ब्रैकेट में दागना, इंग्लिश में वाले भी दागना ही लिख लेना, ठीक है, दाग लगाना या दागना लिख लेना। ही स्टार्टेड मार्किंग, ब्रैकेट में दागना, मार्किंग ऑफ हॉर्सेस। इसने घोड़ों को दागना आरंभ किया, या घोड़ों पर दाग लगाना आरंभ किया। लिख लिया? अब लिख लो, एक बॉक्स बना के लिख लो, स्टार लगा के लिख लो, जैसे लिखना है लिख लो। खुम्स का मतलब वॉर बूटी, युद्ध लूट, ठीक है। यस सर। ऐसे लिख लेना, सुल्तान आर्मी। अर्लियर पहले, नाउ अब। पहले सुल्तान कितना रखता था? 20%, और आर्मी को कितना मिलता था? 80%। अब सुल्तान कितना रखता है? 80%, और आर्मी को कितना मिलता है? 20%। क्यों? क्योंकि आर्मी को अब सैलरी भी मिल रही है और सुल्तान को सैलरी देनी है। ये लिख लो, लिख लिया? यस। अगला लिखो हेडिंग, रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार, रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पहले पॉइंट लिखो एक, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। He was the first Sultan of Delhi who ordered for the measurement of land. Who ordered for the measurement of land. यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि को मापने का, या भूमि मापन का आदेश दिया। He was the first Sultan of Delhi who ordered for the measurement of land. यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि मापन का आदेश दिया। लिख लिया? He was the first Sultan of Delhi who ordered for the measurement of land. यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि मापन का आदेश दिया। अगला लिखो, even the big landlords and rural elites, यहां तक कि बड़े जमींदार और ग्रामीण उच्च वर्ग को, यहां तक कि बड़े जमींदारों और ग्रामीण उच्च वर्गों को, यहां तक कि बड़े जमींदारों और ग्रामीण उच्च वर्गों को भी राजस्व देने से छूट प्राप्त नहीं थी। इवन दी, या टैक्स देने, कर देने से, कर लिख लेना, कर, राजस्व तो वसूला जाता है। यहां तक कि बड़े जमींदारों और ग्रामीण उच्च वर्गों के लोगों को भी कर मुक्त नहीं किया गया। कर मुक्त, अच्छा वर्ड ये है, कर मुक्त नहीं किया गया। इंग्लिश वाले लिख लो, even the big landlords and rural elites could not escape from paying land tax.
टैक्स नीचे से ऊपर जाता है, जो नीचे से दे रहा है वो टैक्स देगा, और ऊपर वाला क्या कहेगा कि हमें रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, इसीलिए आप सब क्या बनेंगे, कलेक्टर। रेवेन्यू कलेक्शन काम है सर मेन। एक बार रिपीट करिए लास्ट लाइन, लास्ट। Even the big landlords and rural elites could not escape from paying land tax. Even the big landlords and rural elites could not escape from paying land tax. यहां तक कि बड़े जमींदारों व ग्रामीण उच्च वर्गों को भी कर मुक्त नहीं किया गया। सर जी सर जमींदार और जमींदार एक ही होता है। हाँ, बोलने का ढंग है, खान और खां एक ही तो हुआ, बोलने का अलग अलग तरीका है। ऐसे गोला बना लेना या बॉक्स बना लेना और के नीचे वर्ड लिख लेना, इन लोग के लिए एक वर्ड यूज होता है। बड़े जमींदारों को बोलते हैं खूत्स, खूत, और इसको बोलते हैं मुकद्दम्स। बिग लैंडलॉर्ड्स खूत, और ग्रामीण उच्च वर्ग को कहा जाता था मुकद्दम। भाई जैसे सरपंच हो गए, प्रधान हो गए, ये लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश। भू राजस्व को नकद में वसूला जाता था। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश। भू राजस्व को नकद में वसूला जाता था। इन ऑर्डर टू, इसी लाइन को आगे कंप्लीट करना, इन ऑर्डर टू इनेबल द सुल्तान, इन ऑर्डर टू इनेबल द सुल्तान टू पे द सोल्जर्स इन कैश। मैंने ऊपर क्या लिखवाया है, वापस पढ़ो, पन्ना पलटो, ऊपर जाओ, कि सैलरी कैश में दी जाने लगी, किनको, सोल्जर्स को। तो भाई कैश कहां से आएगा? भाई जब कैश जनता से आपको मिलेगा, जमींदार लोग, एलिट्स लोग जो कर देंगे वो नकद की फॉर्म में देंगे, तभी तो आप उसमें से कुछ नकद की फॉर्म में सैलरी सोल्जर्स को दे पाएंगे। तो लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश, भू राजस्व नकद में कलेक्ट किया जाता था। क्या लिखवाया था मैंने, लिया जाता था। इन ऑर्डर टू एनेबल सुल्तान टू पे द सोल्जर्स इन कैश, ताकि सुल्तान सैनिकों को नकद में वेतन दे सके, ताकि सुल्तान सैनिकों को नकद में वेतन दे सके। इन ऑर्डर टू इनेबल सुल्तान टू पे द सोल्जर्स इन कैश। और आगे हम देखेंगे, जब हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म होगी तो हम देखेंगे यही सिस्टम या इससे काफी मिलता जुलता सिस्टम शेरशाह सूरी और अकबर भी अपने लैंड रेवेन्यू में फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एक आधार बन गया, एक बेसिस बन गया फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, लिख लिया। जी सर लिखिए। अगला लिखो, इसी में लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स में ही स्टार्टेड, मैंने लिखवा ना, ही स्टार्टेड मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो इसको कहा जाता था मसहत व्यवस्था, मसहत सिस्टम, मसहत व्यवस्था या मसहत सिस्टम। लिख लो आगे, ही डिड मेजरमेंट ऑफ लैंड विच इज कॉल्ड एज मसहत सिस्टम। इसने भूमि की पैमाइश करवाई। इसने भूमि की पैमाइश करवाई जिसे मसाहत कहा जाता था। यहाँ एक ए रह गया, मसाहत। इसने भूमि की पैमाइश करवाई जिसे मसाहत कहा जाता था। ही डिड मेजरमेंट ऑफ लैंड विच इज कॉल्ड एज मसाहत। अगला पॉइंट लिखो, ही इंक्रीज लैंड रेवेन्यू टैक्स टू 50%। पहले क्या होता था, 1/3 लिया जाता था,
यानी 33.33%। इसने कहा नहीं जी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अपने को सिकंदर सानी बनना है। क्या बनना है? सिकंदर सानी, दूसरा सिकंदर, दुनिया जीतनी है। इसको इंक्रीज करो 50%। ही इंक्रीज लैंड रेवेन्यू टैक्स टू 50%। इसने भू राजस्व दर को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। सी सेट पढ़ाओ तुम लोगों को, देखो क्या लिखा है। ही इंक्रीज लैंड रेवेन्यू टैक्स टू 50%, यानी कोई चीज 33.33 थी उसको 50 तक ले आया। अगर मैं यहां बोलता या ये सेंटेंस होता ही इंक्रीज लैंड रेवेन्यू टैक्स बाई 50%, तो इसके मायने कुछ और होते। टू वहां तक, बाई मतलब उससे, यानी इसका 50% निकालेंगे और फिर वो ऐड। ठीक है, सी साइड डिसाइड कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे हो? चल रहा है मैथमेटिक्स रीजनिंग? बोलो भाई। नो सर। नहीं चल रहा है सर। सर अभी स्टार्ट नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं। ही इंक्रीज, ये तो मुझे भी पता है अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है। मैं तो अपने आप से कर रहे हो कि नहीं ये पूछ रहा था। लिखो, ही इंक्रीज लैंड रेवेन्यू टैक्स टू 50%। इसने भू राजस्व दर को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। अच्छा, एक लैंड है जिसको नाम हम देते हैं खालसा। ये खालसा भूमि, ये बेसिकली आया है खालिस शब्द से, जिसका अर्थ होता है पवित्र। तो खालसा लैंड क्या होती है? द लैंड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ किंग। लैंड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ किंग, अलग से बॉक्स बना के लिख लो। खालसा भूमि वह भूमि जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आती थी। वह भूमि जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आती थी। लैंड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ किंग, बॉक्स बंद कर लेना। लिखो अगला पॉइंट। ही कन्वर्टेड मैक्सिमम लैंड इनटू खालसा लैंड। मैंने बताया, ऊपर पॉइंट लिखवाया था कि इसने अमीरों की जमीनों को कॉन्फिस्केट कर लिया था, जब्त कर लिया था। तो इस तरीके से अपने अंडर में जो मैक्सिमम लैंड आएगी उसने उसका एरिया बढ़ाया, जिसको खालसा लैंड कहते हैं। ही कन्वर्टेड मैक्सिमम लैंड इनटू खालसा लैंड। इसने अधिकांश भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया। इसने अधिकांश भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया। एक्सक्यूज मी ही सर। कन्वर्टेड, जी बताएं। सर जैसे खालसा भूमि मतलब खालसा लैंड में उसने अपने अंडर ही ले लिया, तो अब उस लैंड से उसे टैक्स आएगा? मतलब क्योंकि वो लैंड ना, तो उसके अंडर अभी चला आगे गया। पढ़ाऊंगा कैसे क्या करेगा। अब जब वो उसके अच्छा। अंडर में आ गई, अब वो जिसे चाहे उसे दे। एक चीज तो है, दो इनडायरेक्ट कंट्रोल तो उस, वही राजा है, उसके पास हर चीज का कंट्रोल है। लेकिन तब भी भाई समाज में वैमनस्य ना फैले, एक डिस्प्यूट की भावना ना आए, तो अपने अपने जमींदार जो है उनके पास लैंड है, वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहे हैं। अब एक लैंड ऐसा है जहां से जो कुछ रेवेन्यू आ रहा है उसमें से जो जमींदार है वो अपने पास भी रख रहा है और थोड़ा बहुत राजा को दे रहा है। एक डायरेक्टली उसके कंट्रोल में है। फिर उसमें भाई आप, मैंने बताया, स्लेव्स होते थे, दास होते थे, मजदूर वर्ग, उनसे जुताई हो रही है, इरिगेशन, फसल, सब हो रहा है। उसमें से तो पूरा जितना चाहे वो ले। उसका मन है वो 95% ले और 5% दे स्लेव को, या स्लेव को ना भी दे, उसका तो नाम ही दास है। या किसी से वो खुश हो गया, उसने गिफ्ट कर दिया। ठीक है, हाँ जी। तो खालसा लैंड, खालसा भूमि क्या हो गई? जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गई, यानी डायरेक्ट कंट्रोल में जो भूमि आ गई, है ना। आगे लिखिए। इसने एक अगला, मतलब इसमें हेडिंग डाल के लिख लो। ही स्टार्टेड या ही स्टेब्लिश्ड, हेडिंग अभी नहीं लिखो। ही स्टेब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट। इसने एक नए विभाग की स्थापना की, दीवाने मुफ्त खराज। ही स्टैब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट नेम्ड दीवाने मुफ्त खराज।
इसको बॉक्स में बंद कर लेना, इसके नाम को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल है संभावना। लिख लिया? यस सर। आगे लिख लेना इसी में एरो करके, इट वॉज अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यह एक तरह का राजस्व विभाग था जो बकाया भू राजस्व कर वसूलता था, विच कलेक्टेड द पेंडिंग और ड्यू रेवेन्यू टैक्स। मतलब भाई कुछ लोगों ने नहीं दिया, रह गया, पेंडेंसी बढ़ गई। तो वैसे तो आप डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा ये क्या था, तो उसमें आ जाएगा सीधे सीधे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बात खत्म हो गई। लेकिन तब भी थोड़ा सा जब लिख ही रहे हैं तो स्पेसिफिक लिख ले। इट वॉज अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट विच कलेक्टेड द पेंडिंग और ड्यू टैक्स। यह राजस्व विभाग था जो बकाया भू राजस्व कर वसूलता था। भू राजस्व कर, ऐसे भू राजस्व अपने आप में कर ही है, अलग से लिखना नहीं चाहिए। जो बकाया भू राजस्व वसूलता था। अब भाई इसने इतनी चीजें करी लेकिन तब भी पार नहीं पड़ के दी, पैसा आ नहीं रहा था। तो इसने कहा थोड़ा और अपने अमीरों को बुलाया, और क्या बेहतर कर सकते हैं। अपने दोस्त अलाउल मुल्क से मदद ली, यार और क्या करूं, ऐसा तो मैं सिकंदर सानी बनने से रहा। तो उसने सुझाव दिया, तो उसने दो नए टैक्स लागू किए, एक घरी और एक चरी। चरी मतलब भाई किसी के पास जानवर है, कई सारे भेड़े हैं, बकरी है, गाय है, कुछ भी है, वो चारा चर रहे हैं, घास को चर रहे हैं। तो कितना चर रहे हैं, कैसे चर रहे हैं, एक दिन में एक गाय कितनी घास खा जाती है या बकरी कितनी घास खा जाती है, उसका भी इसने हिसाब किताब रखवाया और उस पर टैक्स लगा दिया कि इसका भी टैक्स देंगे कि भाई आपके यहाँ दो बकरी हैं, दो गाय हैं, तो कुछ आपका टैक्स बनेगा, आपको देंगे। आपके यहाँ एक ही गाय है तो उस हिसाब से देंगे, किसी के ज्यादा है, पूरी उसकी डेयरी है, तो भैया तू ज्यादा देगा, क्योंकि कमा भी ज्यादा रहे हो। आज भी यही होता है, जिसकी इनकम ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स स्लैब में आता है 30% में, जिसकी कम है, 5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, उसका टैक्स नहीं होता या मिनिमम होता है। ठीक है, तो दो तरह के इसने लागू किए, लिखो। इसने दो नए कर लागू किए। ही इम्पोज्ड 2 न्यू टैक्सेस। पहला लिखना चरी टैक्स, चरी कर। दूसरा घरी कर, घरों पे लोगों के, मतलब नॉट एग्जैक्ट घरों पे, जो लोग रहते थे, जनता पर लगाया गया है ये। यहां लिख लेना पशुओं के चारे पर, और ये जनता पर। ये हो गया ऑन पब्लिक, और ये हो गया ऑन एनिमल फॉडर। अब इसने लिख लिया इतना, लिख लो फिर बताना मुझे। लिख लिया। हम्म, अगला लिखो। अब इसने क्या कहा कि यार जो बाजार है, जो मार्केट है, वो बहुत फैला हुआ है। जिसका मन किया जहां दुकान लगा ली, कोई टैक्स दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, माल कैसी क्वालिटी का है, कोई महंगी चीज बेच रहा है, बाहर से लेके आ रहा है। मान लो ये इधर हापुड़ से वो चादर लेके आया, महंगी चादरें सस्ते में ले आया, और जब दिल्ली लाके उनको बेच रहा है तो बहुत महंगे में बेच रहा है। यहाँ से चादर खरीदी उसने 10 पैसे की, और यहाँ बेच रहा है वो 30 पैसे की। तो किसी पे कोई शिकंजा नहीं कसा हुआ है, जिसकी जो मर्जी आ रही है कर रहा है, जो जहां भी है फैला हुआ विस्तृत रूप से अपना बिजनेस कर रहा है। इसने कहा ऐसे नहीं होगा, पूरा मार्केट एक सेंट्रलाइज सिस्टम से गवर्न होगा, एक ही जगह पे पूरा हमारे स्टेट में मार्केट आएगा। और इसने मार्केट को, बाजार को 3 भागों में बांटा। किसमें बांटा? 3 भागों में। पहले तो उसने कहा एक जगह तो बनेगा आपका गुलामों और जानवरों का। मैंने आपको पहले बताया गुलाम की कोई औकात नहीं होती थी उस टाइम में। दास का मतलब ही है उसकी जानवर के बराबर, या कहो उससे भी बदतर। मुर्गी से तो आपको अंडा मिल रहा है, गाय भैंस से दूध मिल रहा है, उससे तो वैसे वो कुछ दे भी नहीं रहा, काम आप उससे पूरा करवा रहे हैं। तो इसने मार्केट्स अलग अलग बनवाए। पहले बनवाया इसने मंडी।
जहां पे आपका सपोज अनाज, दूध, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब मिल रहा है। दूसरा, सराय ए आदिल, सराय ए अदल, अदल कह लो, अदल कह लो, कुछ भी। ये किस लिए था? मिसलेनियस आइटम और बेसिकली कपड़ा, कि जो ये बंदा इधर से महंगी चादर खरीद के ला रहा है तो अपने हिसाब से बेच रहा है, ये कोई कपड़ा ही ला रहा है, शर्ट ला रहा है, पैंट ला रहा है ना, इसके लिए अलग मार्केट होगा और उस पर एक अलग सुपरवाइजर उस चीज को देखेगा। ये बेसिकली इसके लिए था, क्लोथ्स, कपड़ा या मिसलेनियस। जैसे हिस्ट्री ऑप्शन में आप देखेंगे ना, तो आप पुराने पेपर जिनका मन है लेने का, जिन्होंने डिसाइड कर लिया, आप देखिएगा पुराने पेपर उठा के, अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, प्री में तो इतना ही है, बस आपको पता होना चाहिए। तीसरा, मार्केट फॉर स्लेव्स एंड एनिमल्स, लिखो। तो उससे पहले इसने क्या कहा, अभी रुक जाओ, कि सेंट्रलाइज चीजें होंगी। तो जितने भी ये ट्रेडर थे, जितनी भी ट्रेडर थे सारे, ये इनको एक जगह बुलाया। एक जगह पड़ती है बदायूं गेट, लिखवा दूंगा अभी। वहां पे सबको बुलाया और समझाया कि अब नया नियम लागू हो चुका है, आप लोग ऐसे ऐसे, आपको 3 अलग भागों में बांट दिया गया है। जिसका काम अनाज और दूध का है या और भी खाने से रिलेटेड चीजों का, वो मंडी में बैठेगा। और भाई जितने भी जहाँ दास लोग, जहाँ गुलाम लोग बिकते हैं और जहाँ जानवरों का लगता है सारा बाजार, वो एक एरिया में रहेगा। और सराय अदल, जहाँ पे कपड़ा, मिसलिनियस आइटम और कुछ, मान लो किसी को सोना लेना है कुछ, वो अलग रहेगा। तो उसने ये तीनों जगह इनको बांट दिया। अब इससे हुआ क्या? पैसा तो अभी भी आप कैसे मैनेज करोगे? इसने क्या कहा कि आप अपनी चीजें सस्ते उस पे बेचेंगे। ये नहीं कि आप महंगी, आप तुम यहां से लेके आ रहे हो पिलकुआ से चादर, और तुमने 10 रुपए की चीज 30 में बेची ना। 10 की चीज या तो तुम 10 में बेचो, और तब भी तुम्हें कमाना है 12 में बेच दो, इससे ज्यादा नहीं। हर चीज के आप रेट कम करेंगे। रेट कम करेंगे तो भैया आप जो सैलरी दे रहे हो सोल्जर्स को, वो पर्याप्त रहेगी ना। आज के टाइम पे भी क्या होता है, इंसान की सैलरी कोई भी है, कल आप हम लोग जॉब में जाएंगे, आप लोग जॉब में जाएंगे, सैलरी कैसे बढ़ती है? महंगाई कोई तो देख के बढ़ती है। तो इसने मार्केट पे ही शिकंजा कसा, यानी मैं इसी पे चाबुक लगाता हूँ, तुम महंगा बेचोगे ही नहीं। अच्छा, और ये जो इसने सिस्टम लागू किया था ना मार्केट रिफॉर्म्स वाला, ये अपने ही दिल्ली के आसपास वाले और इधर दोआब वाला रीजन जो पड़ता है यूपी में ना, दोआब रीजन, जहाँ गंगा जमुना के बीच का, इसी एरिया में लागू किया था। आगे और कहीं नहीं। कहीं ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या अलाउद्दीन ने मार्केट रिफॉर्म्स पैन इंडिया, पूरे संपूर्ण भारत में लागू किया था? नहीं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और दोआब वाले रीजन में। ठीक है, लिखो, समझ में आ गया इतना? इसमें कोई डाउट है? नो नहीं सर। सर, बोलो भाई, कोई डाउट नहीं, नहीं 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 कितने सर। मिनट बचे हैं इसमें? खत्म तो नहीं होने वाला है ये, बता देना। चलो लिखो, मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार, मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार। इस चीज को लिखवाऊं या समझ रहे हो आप लोग कि भाई इसको लार्ज आर्मी मेंटेन करनी थी तो उनको कैश में देना था, इसलिए जो कमोडिटी थे, सामान था, माल था, उसके प्राइस कम करवाए? इसको पूरा लिखवाऊं या सीधे एक पॉइंट में लिखवा दो? सर पॉइंट में लिखवा दीजिए। हाँ, लिखो। पहला, he lowered and fixed the price of commodities of daily use. He lowered and fixed the price of commodities of daily use. इसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य कम किया और एक उन्हें स्थिर कर दिया, फिक्स कर दिया। He lowered and fixed the price of commodities of daily use. लिख लिया? अगला लिखो। इवन, मैं सीधे सीधे पॉइंट लिखवा रहा हूं, ठीक है, लैंग्वेज तुम लोग बाद में बनाते रहना। इवन ड्यूरिंग द फेमाइन,
अकाल। इवन ड्यूरिंग famine द सेम प्राइस वॉज मेंटेन्ड। अकाल के दौरान भी वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहता था। अकाल के समय भी वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहता था। इवन ड्यूरिंग famine द सेम प्राइस वॉज मेंटेन्ड। हाँ जी, क्या पॉइंट लिखा है आखिरी बताइए। Even during the famine, the same price was maintained. ठीक है, अगला लिखो पॉइंट। He divided market into three parts. इसने बाजार को 3 भागों में विभाजित किया। सर एक मिनट इससे रुको। पहले कुछ बोले हैं क्या? नहीं, जो अभी ये बोला इसको काटो, कुछ और लिखवाना है पहले। क्या तुमने क्या लिखा बेटा लास्ट बताओ। हिंदी वाली कौन सी बच्ची है? सर अकाल के दौरान भी वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहता था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब लिखो पहले, वो वाला मत लिखना, 3 भागों वाला काट दो। लिखो, इसने एक नए विभाग की स्थापना की। ही established a new department, दीवाने रियासत। अब आप लोग खुद सोचो, आप अपनी उम्र के और जो बच्चे हैं उनसे पहले ही आप लगभग 2-5 नहीं 10 कदम आगे हैं, क्योंकि वो बच्चे संडे में इस टाइम चाट पकौड़ी टिक्की खा रहे हैं और आप यहाँ पे बैठ के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब अपनी पीठ पहले खुद थपथपा लीजिए, ठीक है? और इस लगन को, इस जोश को अगले 2.5-3 साल तक ऐसे ही रखना, बल्कि मैं कहूंगा ग्राफ बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि भाई अभी आप मैक्सिमम के कॉलेज भी चल रहे हैं, किसी के एग्जाम होंगे तो शायद आप उतना समय ना दे पा रहे हो, तो घबराइए मत। आप जितना कर रहे हैं आप वैसे ही भीड़ से बहुत आगे आ चुके हैं, ठीक है? क्या लिखा पॉइंट? दीवाने रियासत। दिस डिपार्टमेंट एनरोल्ड ऑल मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। यह विभाग व्यापारियों का पंजीकरण करता था। मतलब मैंने बताया ना, इसने सेंट्रलाइज सिस्टम किया, सब जगह पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कोई घूसखोरी तो नहीं कर रहा, या कोई दुकानदार माल ज्यादा महंगा तो नहीं बेच रहा, कोई तराजू में चुंबक तो नहीं लगा रहा। तो इसने बहुत अच्छे मार्केट रिफॉर्म्स किए थे। यह विभाग व्यापारियों का पंजीकरण करता था। दिस डिपार्टमेंट एनरोल्ड ऑल मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। आगे हम देखेंगे जो लेबर रिफॉर्म से बातें, एक चीज होती है मस्टर रोल, एक तरह का रजिस्टर होता है ये, इसमें सारे जो भी एक इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बारे में सब लिखा रहता है, उनकी अटेंडेंस भी उससे लगती है, इसको बोलते हैं मस्टर रोल, ठीक है? दिस डिपार्टमेंट एनरोल्ड ऑल मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। यह विभाग व्यापारियों का पंजीकरण करता था। ऑल ट्रेडर्स वर मूव्ड नियर बदायूं गेट। सभी व्यापारियों को बदायूं द्वार के पास स्थापित किया गया। सभी व्यापारियों को बदायूं द्वार के पास स्थापित किया गया। ऑल ट्रेडर्स वर मूव्ड नियर टू बदायूं गेट। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे पहले के टाइम पे, अभी भी कई जगह है, मान लो ये एक शहर है, ठीक है? ये दिल्ली है। मैंने लिखवाया था इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। तो अब दिल्ली के इस तरफ मान लो यहाँ पे आपका ये अभी पंजाब है, पंजाब का शहर मान लो तवर हिंद या बठिंडा। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इधर हो गया आगरा, ठीक है? मैं दिल्ली प्रेजेंट वाला दिल्ली नहीं, दिल्ली तब बहुत बड़ा होता था। यहाँ पे ऊपर आ गया मान लो तिब्बत, या ऊपर मंगोल रहते हैं, मंगोलिया फॉर एग्जाम्पल, समझना। और इधर यूपी है, तो यूपी में एक बड़ी जागीर या बड़ा वो ठिकाना होता था, कौन सा? बदायूं। तो जब कोई शहर बसाया गया उसका परकोटा बनाया जाता था। परकोटा मतलब समझ रहे हो, पेरी फेरी। तो अब इस तरफ जो दरवाजा है उसका नाम होगा भटिंडा या तवर हिंद दरवाजा।
तबर हिंद गेट। इधर होगा इसका नाम आगरा गेट। भाई हमारा घर होता है, घर की चार दीवारी होती है, ऐसे ही जो शहर है उसकी एक चार दीवारी है, और बाहर से जो उसकी बाउंड्री लग रही है, ये मंगोलिया हो गया इसका, सपोज एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, मंगोल गेट। ऐसे ही जो इधर यूपी की तरफ बदायूं बड़ी एक ठिकाना बड़ी जागीर हुआ करती थी, तो यहाँ पे एक दरवाजा हुआ बदायूं गेट। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। यस सर। सर लास्ट तो पॉइंट क्या यही था ना कि ऑल ट्रेडर्स मूव टू वर मूव बदायूं। नियर टू बदायूं गेट। सारे सभी व्यापारियों को बदायूं द्वार के पास स्थापित किया गया। तो इसने क्या कहा कि अब जो भी बाजार लगेगा वो इस एरिया में लगेगा, ये जो बदायूं गेट है इसके आसपास। और इस पर्टिकुलर को भी तीन पार्ट में बांट दिया, एक कौन सा मंडी, एक कौन सा वो अदल, और एक कौन सा जहां सारे दास और जानवर बिका करें। समझ में आ गया ना? ये समझने के लिए बनाना नहीं है आपको, समझ लो, दिमाग में चीज बैठा लो। तेज तो नहीं हो सर रहा जैसे है? आज सर हाँ, आज सर जैसे बॉर्डर होता है उसी टाइप ये है। बिल्कुल 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 कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन बॉर्डर एग्जैक्ट इंट्रा स्टेट कह सकते हैं, मतलब इंट्रा मतलब उसी का अंदर का, क्योंकि पूरा राज तो इसी का है। बदायूं भी इसके अंदर में है। खैर मंगोलिया तो नहीं था, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, सॉर्ट ऑफ बॉर्डर आप कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। आगे लिखो, Yes, sir. वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित व कम की गई। प्राइसेस वर कंट्रोल्ड एंड रिड्यूस्ड। प्राइसेस वर कंट्रोल्ड एंड रिड्यूस्ड। अगला लिखो, स्टार पॉइंट लगा के इसी में, ही डिवाइडेड मार्केट इनटू थ्री पार्ट्स। इसने बाजार को तीन भागों में विभाजित किया। पहला मंडी, दूसरा सराय ए अदल, तीसरा मार्केट फॉर स्लेव एंड एनिमल, दासों व जानवरों के लिए बाजार, या दासों या जानवरों का बाजार। दासों व जानवरों का बाजार, मार्केट फॉर एनिमल एंड स्लेव्स, या स्लेव्स एंड एनिमल। अगला देखो, ही अपॉइंटेड फ्यू ऑफिसर्स। इसने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया। अब लिखना, हाँ, मैं जो लिख रहा हूं उसको उतारते चलना। इसने अधिकारियों को नियुक्त किया, या इसने निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया। ही अपॉइंटेड फॉलोइंग ऑफिसर्स। पहला लिखना। सर एक बार और बोलिए ना। ये कहाँ तक लिखा है आपने? वो इसने क्या नियुक्त किया? इसने निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया। इसने निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया। ही अपॉइंटेड फॉलोइंग ऑफिसर्स। शहनाई मंडी कौन होता था? पुलिस ऑफिसर। बरीद कौन होता था? इंटेलिजेंस ऑफिसर, खुफिया अधिकारी। बोल बोल के लिखा करो यार, तुम लोग चुप रहते हो, मतलब माइक मत ऑन करना, जहां भी बैठे हो बोल बोल के लिखो, सब चीजें याद होंगी। वरना कॉपी में लिख लोगे, 5 दिन बाद भूल जाओगे। मुनिया, स्पाई, गुप्तचर। सर इंटेलिजेंट ऑफिसर होगा ना बारिश का? हाँ ऑफिसर होगा यार, आप छूट गया। सर गुप्तचर और खुफिया में। भाई गुप्तचर हो गए छोटे भाई, एक तो हो गया इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो मेन हो गया। इसके अंडर में कई सारे गुप्तचर है। इसने बोला जाओ, एक जना जाओ बदायूं गेट के पास, देख के आओ ये वाली दुकान पे क्या हो रहा है। दूसरे को बोला अच्छा तुम इस वाली पे जाओ, दास जो है वो बिकने में आनाकानी क्यों कर रहा है। ऐसे कई सारे खुफिया अधिकारी के अंडर में कई सारे गुप्तचर हो गए ना। अगला सर लिखो, मेरा परवाना। मतलब है कि खुफिया और गुप्तचर में हाँ, कोई मतलब कोई डिफरेंट? नहीं कुछ नहीं है, तुम गुप्तचर अधिकारी लिख लो, कुछ भी लिख लो, सेम ही है, वो हेड है उसका।
लिख लिया? यस सर। लास्ट वाला लिखो, परवाना नवीस, इसके आगे लिखो, यह महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। यह महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। He gave license to purchase valuable things. He gave license to purchase valuable things. समझाना कोई मुझे इस पॉइंट को। He gave license to purchase valuable things. यह महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। लिख लो और कोई एक मुझे समझाओ बिना गूगल पे देखे। सर एग्जांपल जैसे कि लिकर की, सर लिकर के लिए। सर लाइक रोहित, सीधे लिकर पे निशाना। बताओ, चलो पहले रोहित का सुन लूं मैं। रोहित बताओ। हाँ नहीं बताओ, सर, सही आपने कह रहे हो, बोलो आगे। सर लिकर के लिए से मतलब क्या है सर? सर आपने बोला था ना लिकर वो था सर बैन, तो सर इसके लिए सर कोई परमिशन लेनी पड़ती होगी ना लिकर के लिए सर, तो मैंने उसके क्या लिए। लिखवाया है? महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए। जो चीज बैन है उसकी तो बात ही खत्म हो गई। लिकर तो नहीं बैन हो गया ना दोस्त। और सोचो, और सोचो, तुम बताओ ऐमान। सर कोई सर प्रीशियस लाइक अगर कोई स्लेव भी होता है तो अगर स्लेव हो गया तो वो भी मतलब कोई महंगे स्लेव हो गए। एज ए एग्जाम्पल, मैं कोई स्लेव कोई नहीं बोल रही हूँ लेकिन एज ए एग्जाम्पल कि उसको महंगा हर क्या कोई हो गया? नहीं मतलब बेच सकता। उसके चार हाथ हैं। चार नहीं हाथ वाला सर स्लेव। हाँ। नहीं सर, वो मीन्स वो मतलब नहीं हो, मतलब किसी डायनेस्टी पे हो सकता है आक्रमण करके अगर कोई राजा को कम या फिर उसके मंत्री हो गए तो उनको भी एक तरीके का अगर स्लेव बना दिया, या फिर जो कमांड, जैसे स्लेव में भी कुछ होते हैं ना आर्मीज वगैरह जिनके पास पावर ज्यादा होती है, तो हो सकता है कि उनको वो उनके उनका जो प्राइस होगा वो प्रीशियस होगा, वो ज्यादा होगा, तो वो हर कोई नहीं बेच सकता। या फिर गोल्ड की भी कोई ज्वेलरीज वगैरह हो गई आप तो उसको हर आप कोई नहीं सुनिए, बेच सकता। सुनिए 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 सुनिए। आपने बात बिल्कुल शुरू में ठीक कही, लेकिन आपने क्या कहा? हर कोई नहीं बेच सकता। अब जाके लाइन पढ़ो क्या लिखवाई है। यह महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। जो खरीद रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। दुकानदार के पास लाइसेंस की बात नहीं हो रही है। मान लो मैं हूं, मुझे ये सामान चाहिए, मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए, तब मैं वो चीज खरीद सकता हूँ। समझे? या ओके सर, तो दुकानदार ये के लाइसेंस की बात अपोजिट हो नहीं हो गया। रही है। इसीलिए मैंने दो बार लिखवाया, बोला मैंने तभी कहा बोलिए, क्योंकि हमने आपसे पहली क्लास में क्या कहा था? हम इतिहास पढ़ेंगे नहीं, हम इतिहास डिस्कस करेंगे। और कोई बताना चाहेगा फिर मैं बताऊं? आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो शायद पहुंच पाते। ये देखो, ये मैंने कुछ लिखवाया था कि जो भी इसके रिफॉर्म्स थे ये किधर थे? दिल्ली और ये दोआब वाला रीजन, इसी रीजन में थे। ठीक है। अब सपोज करो, ध्यान से समझना, मखमल की बात करते हैं, सिल्क। सिल्क का एक कुर्ता है, या भाई लड़कियां हैं तो कुर्ती है, एक सिल्क की साड़ी है कोई भी, ये यहां मिल रही है। तो रुपए तो क्या बोलूं, मान लो ये मिल रही है 70 पैसे की। ठीक है। एक सिल्क की साड़ी, सिल्क का कुर्ता। ठीक। लेकिन ये 70 पैसे का कुर्ता या साड़ी कहाँ मिल रहा है? किस रीजन में मिल रहा है? अब यहाँ पास में मान लो जयपुर है। ठीक है। यहाँ का कोई बंदा है, या चलो हम कहते हैं रोहित को ही लेते हैं, रोहित ग्वालियर में बैठा है। इसने कहा यार मेरे यहाँ तो सिल्क का कुर्ता है, ये तो दे रहा है ये लगभग 140 पैसे का। एक काम करता हूं, 5 रुपए की बस पकड़ के, या उस टाइम तांगा गाड़ी कह लो, कुछ भी कह लो, डोंट गो लिटरली, कह रहा है कि यार मैं यहाँ चलता हूँ बॉर्डर के पास और ये बदायूं गेट से जाके ले आता हूँ, मेरे 70 पैसे बचेंगे, और चलो 5 पैसे आना जाना, 10 पैसे, 80 पैसे में मुझे कुर्ता मिल गया। तो ऐसे तो ग्वालियर कहो, जयपुर कहो, ऊपर से हिमाचल से और बिहार से ऐमान भी आ जाएगी कहीं की हमको भी साड़ी चाहिए भैया, सस्ती पड़ रही है। तो ये जो नियम लागू था ये यहीं के लोग के लिए था, और इन सब लोगों के लिए जो महंगी वस्तुएं होती थी उनके लिए सबको लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस एक तरीके का आप कार्ड समझ लो, विजिटिंग कार्ड, एक पास, पास समझ लो,
कि आप उस पास को दिखाएंगे, वो पास या वो लाइसेंस इस चीज की पुष्टि करेगा कि ये जो बंदा है ये इसी रीजन का है जहां पे ये सस्ती चीजें मिल रही हैं, दिल्ली या दोआब के रीजन का। अगर कोई बाहर वाला आया, रोहित शर्मा आए, बोले हमको कुर्ता चाहिए, तो वो बोलेंगे बेटा वापस जाओ पहली फुर्सत में और वहीं से लो जहां से लेते हो, क्योंकि आप यहाँ के निवासी नहीं है। पल्ले पड़ गई बात। लाइसेंस का क्या मतलब है, समझ में आ गया? यस सर। परवाना सर, मुझे नवीस एक जो चीज अधिकारी समझ था, एक सेकंड, परवाना नवीस जो अधिकारी था, ही गेव लाइसेंस टू परचेज वैल्यूएबल थिंग्स। पहले तो आप प्रूफ करोगे कि आप इस एरिया के हो, फिर ये जो अधिकारी है जो मैंने लिखवाया परवाना नवीस, ये आपको लाइसेंस देगा उस चीज को खरीदने का। कैसे आज के टाइम पे गाड़ी लेने जाते हो तो लाइसेंस चाहिए, यार उसका इससे मतलब नहीं है। रिवॉल्वर लेने जा रहे हो, हथियार आपको लेना है तो लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ पे क्या इसका मेन कारण था कि आप इस एरिया के हो कि नहीं, वरना बाहर वाले भी आके ले लेंगे, सस्ती चीज का फायदा उठा लेंगे। ठीक है, अब तो पूछिए क्या डाउट है। सर लाइसेंस उसी एरिया के लोगों को देते थे? हाँ हाँ, यस यस यस, पहले आप पहचान बताएंगे कि आप इस एरिया के हैं कि किस एरिया के हैं, और जब आप बता देंगे कि हाँ मैं इसी एरिया का हूँ, तो आप लीजिए वैल्यूएबल। और सिर्फ वैल्यूएबल थिंग्स पे था, भाई सोना लेना है, भाई आज भी तो होता है। आप ये बताओ, आपके घर पे या दूर कहीं जानने वालों में कोई दुबई गया, कहते हैं भाई दुबई में सोना सस्ता मिलता है, वो वहां से ले आता है, ले आता है नहीं ले आता, कि भाई इंडिया में यस महंगा सर। मिलेगा, लेकिन होता उसका भी कुछ नहीं है। वो अगर जेवर नहीं भी ला रहा, कच्चा सोना भी ला रहा, कैसे भी ला रहा है, यहाँ आएगा ज्वेलर के पास। अब ज्वेलर उस पर क्या करेगा क्या नहीं, ज्वेलर को पता है वो असली पूरा खरा माल है। अब उसको वो इम्प्योरिटीज मिलाएगा, कुछ भी करेगा, आपको उसने वही दे दिया। तो इन चीजों से बचने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया, परवाना नवेस। ठीक है, समझ में आ गई? अब लाइन तो समझ सर में आ किसी गई को इसका भी दे मतलब क्या देते है? थे? सर अरे किसी बताया को तो, भी दे किसी को देते? क्यों दे देंगे? जो खरीदने की कुव्वत रखेगा, प्लस जो उस क्षेत्र का रहने वाला होगा, पहले वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करेगा, और ये सब जो काम करेगा वो ये अधिकारी करेगा। तो यह महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था, बात खत्म। समझ में आ गई? यस सर। सर एक और और है कोई मेरा डाउट? डाउट। दो पूछो, बताओ। सर सर, पहले के टाइम जो सर आधार कार्ड नहीं चलते थे तो सर फिर जो उसकी आइडेंटिटी कैसे पता पड़ती थी भैया कि तो ये। बेटा बेटा यही तो मेरे बच्चे, मैंने यही तो ऊपर बताया, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। जैसे इसने दाग और चेहरा सिस्टम लागू किया, तो मैंने बताया नहीं कि वो लिख के पूरा, आंख किस रंग की है। अब आप ये कहो कि सर पहले तो प्रिंटर कंप्यूटर नहीं होता था, पासबुक कैसे मेंटेन होती थी, तो हाथ से लिखते थे क्लर्क और बाबू जो होते थे बैंक में, पहले हाथ से लिखी पासबुक चलती थी, धीरे धीरे अपग्रेड होती है चीजें। तो मैंने बताया तो, नॉट एग्जैक्ट आधार कार्ड, लेकिन सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी पता रहे कि भाई इसके माँ कौन है, ये कौन से गांव का है, किधर का है, यही आइडेंटिटी हो गई। ओके सर। दो चार उससे सवाल पूछ लिए इंटरोगेशन की, हाँ भाई बताओ लास्ट टाइम अलाउद्दीन खिलजी कब निकले थे दौरे पे। अब अगर वो वहां का रहने वाला होगा तो उसे पता होगा कि हाँ पिछले इतवार को आए थे दौरे पे, लेकिन नहीं होगा, ग्वालियर से आ जाएगा कोई तो वो कुछ भी बोल देगा, और फिर सिल्क का कुर्ता रोहित नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके सर। समझ गए भाई? आ गया कोई डाउट? नो सर, अब नहीं है, क्लियर हो गया। पक्का? और किसी बच्चे के? तो ये मेन, आप तीनों इन चीजों को बहुत ढंग से कर लीजिएगा।